नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए कोचअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को जानते हुए आज समझते हैं स्टार कनेक्शंस के बारे में और देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों कंडीशंस में स्टार कनेक्शन किस तरह से काम करता है। लाइन और फेज की जो क्वांटिटीज हैं हमारी करंट और वोल्टेजेस, उनमें क्या रिलेशंस हैं और स्टार कनेक्शन का कहां हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरू करते हैं। एक 3 फेज सप्लाई सिस्टम जैसा यहाँ लाल, पीला और नीली तरंग रूप में 3 वोल्टेजेस दी हुई हैं। इन रेड, येलो, ब्लू वोल्टेजेस के टाइम वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है, अर्थात 3 सिंगल फेज सप्लाईज का कॉम्बिनेशन एक 3 फेज सप्लाई हो गई है। इन तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एक समान है, लेकिन इनके जो पॉजिटिव पीक्स हैं वो समय में आगे पीछे आ रहे हैं और ये जो डिफरेंस है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के बराबर है। तो 3 समान फ्रीक्वेंसी और समान मैग्नीट्यूड की सिंगल फेज वोल्टेजेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनके बीच में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल का फेज डिस्प्लेसमेंट है, हम 3 फेज सप्लाई कहते हैं। एक 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई सिस्टम्स में 3 फेज के अल्टरनेटर्स हैं और 3 फेज की हमारी ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें ट्रांसफार्मर भी वोल्टेज के लेवल को अप या डाउन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ 3 फेज का लोड है जो 3 एलिमेंट्स का कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन है जिसे हम स्टार या डेल्टा में पॉपुलरली कनेक्ट करते हैं। जो लोड को जनरेटर से पावर करंट के मार्फत भेजी जाती है वो इन 3 फेज वायर्स में लाइव कंडीशंस में फ्लो करता है और हम एक चौथा तार न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं जो रूटीन वर्किंग में मामूली इंबैलेंस करंट को कैरी करता है, लेकिन फॉल्ट के समय या मेजर इंबैलेंस के दौरान न्यूट्रल में कंसिडरेबल करंट भी हो सकता है। सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई की तुलना में हमारा जो 3 फेज सिस्टम है उसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये ज्यादा इकोनॉमिक है, एफिशिएंट है और इसकी सभी प्रकार की परफॉर्मेंस भी सिंगल फेज की तुलना में बेहतर है। जो हमारा 3 फेज 3 वायर पावर ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड केबल के थ्रू, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक, एफिशिएंट और वोल्टेज रेगुलेशन और लॉसेस की परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर है सिंगल फेज किसी भी सिस्टम की तुलना में। जो 3 फेज में हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है, तीनों फेज का टोटल समेशन जो इंस्टेंटेनियस पावर का बनता है वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रहता है और वो किसी भी हैवी पावर लोड में बहुत सुटेबल है बिना किसी वाइब्रेशन और नॉइज के ऑपरेशंस को मैनेज करने में। ध्यान रहे, सिंगल फेज सिस्टम्स में जो पावर है उसमें पल्सेशंस और फ्लक्चुएशंस आते हैं जो हमारी ऑपरेशंस में वाइब्रेशन और नॉइज के कारण हो सकते हैं। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में 3 फेज इंडक्शन मोटर का आकार छोटा है, वजन कम है और लागत भी कम है। इंडक्शन मोटर अगर 3 फेज वर्जन में है तो सिंगल फेज की तुलना में वो ज्यादा टॉर्क बनाएगी, ज्यादा बेहतर पावर फैक्टर रखेगी, उसकी एफिशिएंसियां भी सिंगल फेज मोटर की तुलना में ज्यादा होंगी। जो 3 फेज अल्टरनेटर्स हैं उनका पैरेलल ऑपरेशन ज्यादा सरल है और वो स्टेबल है। सिंक्रोनाइजिंग पावर की मदद से लोड के फ्लक्चुएशंस के दौरान भी हमारे सिस्टम्स में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। एक सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में 3 फेज सिस्टम ज्यादा कैपेबल है, वो ज्यादा वर्सेटाइल है, उसमें बहुत सारी तरह की एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं और इसकी सिंगल फेज की तुलना में रिलायबिलिटी भी ज्यादा है। एक 3 फेज सप्लाई सिस्टम में 3 सेम मैग्नीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की जो वोल्टेजेस होती हैं उनमें 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। जैसे यहाँ रेड अपना इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पीक मैग्नीट्यूड समय में पहले प्राप्त कर रही है, उसके बाद येलो जो मेरा बी फेज है वो अपना इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव पीक पा रहा है और फिर ब्लू का क्रम आता है और ब्लू के बाद फिर साइक्लिक ऑर्डर में रेड, येलो आ जाते हैं। तो ये जो तीनों साइनोसोडल क्वांटिटी में पॉजिटिव पीक के अटेन करने में जो लीड या लैग की सीक्वेंस है या जो ऑर्डर है उसे हम फेज सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी वो क्रम है जिसमें पॉजिटिव पीक आ रहे हैं, हम इस क्रम को बी सी ए भी कह सकते हैं, अर्थात येलो ब्लू रेड भी कह सकते हैं। और अगर मैं ब्लू से स्टार्ट करूं तो इसे ब्लू रेड येलो भी कह सकते हैं। हमारी 3 फेज सप्लाईज में सिर्फ 2 ही फेज सीक्वेंस पॉसिबल है। यहाँ रेड के बाद येलो आ रहा है, अगर मैं रेड और येलो में आपस में एक्सचेंज कर दूं तो ये मेरी एक दूसरी फेज सीक्वेंस हो जाएगी। और आप देखिएगा कि पिछली सीक्वेंस में येलो से ब्लू पीछे था, अब की बार येलो से ब्लू आगे है। तो ये जो फेज सीक्वेंस थी वो थी RYB, रेड येलो ब्लू, और ये हो गई है RBY। जो उसमें पीछे था वो अब आगे हो गया है। और इस तरह के जो 2 हमारी आगे पीछे रहने की सीक्वेंस होती हैं उसमें से अगर एक को मैं फॉरवर्ड सीक्वेंस कहूं तो दूसरी को रिवर्स सीक्वेंस कह सकते हैं। अगर एक को पॉजिटिव सीक्वेंस कहें तो दूसरी को उसके कंपैरिजन में नेगेटिव
फेज सीक्वेंस कह सकते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए साइनोसॉइडल क्वांटिटी के अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को हम रोटेटिंग वेक्टर या फेजर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फेजर रोटेशन के दौरान एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो फेज में लीडिंग कहलाता है और क्लॉकवाइज लैगिंग कहलाता है। तो अगर हमारी फेज सीक्वेंस रेड येलो ब्लू है तो रेड फेज येलो से एंटी क्लॉकवाइज है 120 डिग्री, और जो ब्लू फेज है वो येलो से क्लॉकवाइज 120 डिग्री है। तो यहाँ फेज सीक्वेंस हो गई RYB। अगर मैं फेज सीक्वेंस को रिवर्स करता हूं और रिवर्सल के लिए मुझे किन्हीं भी दो लाइन सप्लाईज को आपस में इंटरचेंज कर देना है, तो अगर मैं येलो और ब्लू को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं तो मैं पाता हूं कि फेज सीक्वेंस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, और अब येलो रेड से पहले पीछे था, अब वो एंटी क्लॉकवाइज आगे है। फेज सीक्वेंस रिवर्स करने के लिए हमें किन्हीं भी दो जो सप्लाई लाइन वायर्स हैं इन्हें आपस में इंटरचेंज या एक्सचेंज कर देना चाहिए। थ्री फेज सप्लाईज में जब हम अल्टरनेटर या ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो हमें फेज सीक्वेंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम गलत रिवर्स फेज सीक्वेंस में दो अल्टरनेटिंग थ्री फेज सिस्टम्स को इंटरकनेक्ट कर देंगे तो वो दोनों के बीच में एक डेड शॉर्ट सर्किट बना देगा, और ऐसी कंडीशंस में हमारी इंस्टॉलेशंस और इक्विपमेंट्स हैं उनमें एक हैवी डैमेज हो सकता है। इसलिए पैरेलल ऑपरेशंस चाहे अल्टरनेटर का हो या ट्रांसफार्मर के पैरेलल कनेक्शंस हो, हमें फेज सीक्वेंस का ध्यान रखना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे डीसी सिस्टम में पोलैरिटी होती है। जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करती है, और अगर हम किन्हीं भी दो लाइन तार को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो फेज सीक्वेंस रिवर्स होने से हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स हो जाएगी। थ्री फेज सप्लाई की पावर को हम दो तरीके से भेज सकते हैं। एक में हम सिर्फ 3 तारों का इस्तेमाल करते हैं और इसे थ्री फेज 3 वायर सिस्टम कहते हैं, और एक में हम चौथा न्यूट्रल वायर का भी इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारा येलो हाईलाइट में आया हुआ थ्री फेज 3 वायर सिस्टम हो या यहाँ पूरे येलो हाईलाइट में थ्री फेज 4 वायर सिस्टम दिखाया है, इनमें अगर किन्हीं भी दो लाइनों के बीच में जैसे ए और बी के बीच में ये वोल्टेज VAB, या बी और सी के बीच में ये वोल्टेज VBC, या ए और सी के बीच में वोल्टेज ये VCA अगर सेम मैग्नीट्यूड की हो और आपस में 120 डिग्री का एग्जैक्ट फेज डिफरेंस रखती हो, तो ऐसा हमारा सिस्टम चाहे वो थ्री फेज 3 वायर सिस्टम हो या थ्री फेज 4 वायर सिस्टम हो, वो सप्लाई सिस्टम बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई कहलाएगी। हम बैलेंस थ्री फेज सप्लाई में किसी एक सप्लाई को रेफरेंस फेजर बना लेते हैं, उसका फेज एंगल अगर 0 बना लेते हैं, जैसे ए और बी के बीच की ये जो दो फेज वायर के बीच की वोल्टेज है जिसे हम बाद में लाइन वोल्टेज भी बोलेंगे, उसे अगर हम रेफरेंस बना लेते हैं तो जो दूसरी इसी तरह की हमारी लाइन वोल्टेजेज हैं उनके मैग्नीट्यूड इस लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होंगे, लेकिन इनमें आपस में म्यूचुअली 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसा कि यहाँ फेजर डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो तीनों लाइन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड सेम हो और तीनों में म्यूचुअल 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऐसा सप्लाई सिस्टम चाहे वो थ्री फेज 3 वायर हो या 4 वायर हो एक बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई कहलाएगी। अगर हमारा सप्लाई नेटवर्क थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है तो हम सुटेबल पोजीशंस पर इस न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड या अर्थ कर देते हैं, और न्यूट्रल जो ग्राउंडेड है, जीरो पोटेंशियल रेफरेंस पे है, उसकी कंपैरिजन में इन अलग अलग फेज वायर की जो वोल्टेजेस हैं उनके मैग्नीट्यूड भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए का मैग्नीट्यूड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में बी का, और न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में सी का ये जो मैग्नीट्यूड है, ए बी और सी का ये मैग्नीट्यूड अगर समान रहे और इन सब की सेम फ्रीक्वेंसी हो और आपस में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस हो, जैसा कि यहाँ फेजर डायग्राम में हमने शो किया हुआ है, तो ऐसा सिस्टम भी बैलेंस सप्लाई सिस्टम कहलाएगा। तो एक बैलेंस सप्लाई सिस्टम में अगर वो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम है तो न्यूट्रल और किसी भी फेज वायर के बीच में वोल्टेज या दो फेज वायर के बीच में लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, और सभी लाइन वोल्टेज में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा और सभी फेज वोल्टेजेस में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। एक थ्री फेज सप्लाई सिस्टम अनबैलेंस कहलाएगा अगर तीनों लाइन वोल्टेजेस या तीनों न्यूट्रल के साथ फेज वोल्टेज अगर हमारा सिस्टम थ्री फेज 4 वायर हो तो इनके आपस में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक लाइन और न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज फेज वोल्टेज 230 वोल्ट है, दूसरे में 245 वोल्ट है और तीसरे में 220 वोल्ट है, तीनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, तो ऐसा सिस्टम जिनमें तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड एक समान नहीं है उसे हम अनबैलेंस सिस्टम कहेंगे। इनके बीच में जो रिलेटिव
पॉजिटिव फेज डिफरेंस है वो भी एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं रहता। फेजर डायग्राम में देखेंगे तो ये जो लेंथ है वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और वो बता रही है कि तीनों के मैग्नीट्यूड एक समान नहीं है। जो हमारा येलो बी फेज है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जो ब्लू फेज है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है और इनके बीच के एंगल भी एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें तीनों मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है या म्यूचुअल फेज डिफरेंस एग्जैक्ट 120 डिग्री नहीं है उसे हम अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम कहते हैं। अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम को एनालाइज करना थोड़ा जटिल है जिसके लिए हम सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम को हम सिंगल फेज मॉडलिंग से, जैसे हमने सिंगल फेज एसी सर्किट को एनालाइज किया है उसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो जो बैलेंस्ड थ्री फेज सर्किट्स हैं उनकी स्टडीज बेहद आसान हो जाती हैं। थ्री फेज लाइंस के साथ लोड भी बैलेंस और अनबैलेंस दोनों तरह के हो सकते हैं। बेसिकली थ्री फेज लोड तीन एलिमेंट के सप्लाई के साथ इंटरकनेक्शंस हैं जो दो तरीके से हो सकते हैं, जैसा यहाँ हाईलाइट में हमने दिखाया है। इसे हम थ्री फेज 4 वायर सप्लाई कनेक्शन कहते हैं जिसे स्टार कनेक्शन भी कहते हैं, और एक ये दूसरा कनेक्शन है जिसे हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अगर इन दोनों स्टार और डेल्टा कनेक्शन में तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिकल हो, तीनों के इंपीडेंस मैग्नीट्यूड एक समान हो और इंपीडेंस एंगल भी एक समान हो, तो ऐसे कंडीशंस में अगर हम यहाँ बैलेंस सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इनमें बैलेंस्ड करंट रहेगा। और अगर तीनों लाइनों में बैलेंस करंट रहेगा तो आप देखेंगे कि इस चौथे न्यूट्रल वायर में करंट 0 हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हम इस चौथे वायर का अगर इस्तेमाल भी नहीं करें तो सर्किट की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब हमारे लोड बैलेंस्ड होते हैं तो हम बिना न्यूट्रल के थ्री फेज 3 वायर से इस तरह से डेल्टा कनेक्शन करके भी इलेक्ट्रिक लोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों लोड बैलेंस नहीं है तो आप पाएंगे कि यहाँ सप्लाई बैलेंस्ड है, तीनों वोल्टेजेस के मैग्नीट्यूड एक समान है, म्यूचुअल फेज डिफरेंस भी एग्जैक्ट 120 है। लेकिन अगर तीनों लाइनों में ये जो लोड है इनके मैग्नीट्यूड या इंपीडेंस एंगल में डिफरेंस है तो ऐसा लोड पूरे सर्किट में इंबैलेंस बना देगा। और इंबैलेंस की कंडीशन में इस न्यूट्रल में करंट फ्लो होगा या इन लोड के इस लोकल शॉर्ट सर्किट लूप में, जिसे मैं मैश कहता हूं डेल्टा मैश, उसमें लोकल करंट का सर्कुलेशन होगा। तो इंबैलेंस लोड को हम डेल्टा कनेक्शंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इंबैलेंस लोड को स्टार कनेक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो न्यूट्रल इंबैलेंस करंट को कैरी करता है उसके बाद इस पॉइंट की पोटेंशियल में ज्यादा वेरिएशन नहीं होते, इसकी पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल के क्लोज मेंटेन रहती है। तो लाइन और न्यूट्रल के बीच में जो फेज वोल्टेजेस हैं उनका बैलेंस इंबैलेंस लोड होने के बावजूद भी मेंटेन रहता है। तो इंबैलेंस लोड के कनेक्शंस अगर हम स्टार करते हैं, थ्री फेज 4 वायर कनेक्शन करते हैं, तो इंबैलेंस करंट न्यूट्रल कैरी करके इंबैलेंस के बुरे असर से हमारे सिस्टम और सर्किट्स को बचा लेता है। थ्री फेज सप्लाई से लोड को हम दो पॉपुलर तरीके से जोड़ सकते हैं, एक को हम डेल्टा कनेक्शन कह रहे हैं, आज हम स्टार कनेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। सभी थ्री फेज कनेक्शन बेसिकली 3 एलिमेंट्स के कनेक्शन है, हर एलिमेंट के 2 एंड टर्मिनल होते हैं। तो हमारे पास एक थ्री फेज लोड के यहाँ U1 U2 V1 V2 W1 W2 कुल 6 टर्मिनल्स आ गए हैं। अब इन टर्मिनल्स में वन एंड को मैं आपस में सिमेट्रिकल स्टार्ट एंड बोलूं और ये जो 2 टर्मिनल्स हैं इन्हें सिमेट्रिकली अगर मैं एंड टर्मिनल कहूं तो मैं सभी स्टार्ट टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर सकता हूं या एंड टर्मिनल को मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं तीनों एंड टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देता हूं और यहां बाकी तीनों टर्मिनल्स पे तीनों सप्लाई के कनेक्शन देता हूं, ये जो रूप आया है कनेक्शन का इसे हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। और जो शॉर्ट पॉइंट है इसे हम स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। स्टार पॉइंट के अलावा जो हमारे तीनों एलिमेंट के दूसरे टर्मिनल्स थे U1 V1 और W1, उन्हें रेस्पेक्टिवली हम रेड येलो ब्लू जो हमारी थ्री फेज सप्लाई लाइंस हैं, वायर्स हैं, उनसे जोड़ सकते हैं। और जो स्टार पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है उसे हम एक चौथे तार से कनेक्शन दे सकते हैं। इस तरह से स्टार कनेक्शन को हम थ्री फेज 4 वायर कनेक्शंस भी कहते हैं। हम इस तरह के थ्री फेज 4 वायर कनेक्शंस को अगर एक दूसरे पिक्चर में दिखाएं, मैं एंड पॉइंट की बजाय स्टार्ट पॉइंट को आपस में अगर इंटरकनेक्ट शॉर्ट करके न्यूट्रल या स्टार पॉइंट बनाऊं और जो दूसरे मेरे U2 V2 और W2 पॉइंट्स हैं उन्हें मैं यहां थ्री फेज सप्लाई दूं और ये चौथा तार न्यूट्रल का स्टार पॉइंट से मैं निकाल लेता हूं, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन की जो शक्ल है वो अंग्रेजी लेटर Y जैसी है और ग्रीक भाषा में Y लेटर को स्टार बोलते हैं, इसलिए इस कनेक्शन को हम Y कनेक्शन या स्टार कनेक्शन कहते हैं। स्टार या Y कनेक्शन को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकता हूं। और जब
जब लोड में इम्बैलेंस है या सप्लाई में इम्बैलेंस है तो ये जो न्यूट्रल वायर है इसमें इम्बैलेंस का करंट फ्लो होगा, और क्योंकि हम अपने पावर सिस्टम में न्यूट्रल को अर्थ किए हुए होते हैं तो इस न्यूट्रल पॉइंट का पोटेंशियल फ्लोट नहीं करता, वो स्टेबल जीरो के पास बना रहता है। तो इम्बैलेंस कंडीशन पे भी हमारे पावर सिस्टम की वर्किंग डिस्टर्ब नहीं होगी। एक स्टार कनेक्टेड लोड को जब हम एक स्टार कनेक्टेड जनरेटर से सप्लाई करते हैं तो जनरेटर का जो स्टार पॉइंट है वो लोड के स्टार पॉइंट से न्यूट्रल वायर से इंटरकनेक्ट कर देते हैं। 3 हमारे 3 फेज लाइन के सप्लाई वायर हो गए, और इस तरह से कनेक्शंस को हम 3 फेज 4 वायर कनेक्शंस भी कहते हैं। और ये जो पोजीशंस हैं जो येलो हाईलाइट में दिख रही है इसे हम लाइन पोजीशंस कहते हैं, और जो येलो हाईलाइट में यहाँ आ गई है इसे हम फेज कंडीशंस कहते हैं। यहाँ 2 लाइनों के बीच में जो आर और वाई के बीच में या वाई और बी के बीच में या बी और आर के बीच में जो वोल्टेज है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। इस लाइन वोल्टेज को हम फेज टू फेज वोल्टेज भी कह सकते हैं। वहीं इस स्टार पॉइंट जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं और किसी एक लाइन के बीच में जो मेरा लोड कनेक्ट हुआ है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। फेज वोल्टेज को हम वी फेज से डिनोट करते हैं और लाइन वोल्टेज को हम वी लाइन से, एल माने लाइन से डिनोट करते हैं। जो यहाँ लाइन में करंट है उसे हम लाइन करंट कहते हैं, और जो यहाँ फेज में करंट है उसे हम फेज करंट कहते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्टेड जनरेटर की जो हमारी लाइन साइड है और इस ब्लू इलिप्स में आई हुई हमारी लोड की फेज कंडीशंस हैं, इनमें अगर हम विजुअल इंस्पेक्शन करें तो तीनों अलग अलग लाइन का करंट रेस्पेक्टिव फेज करंट के बराबर है। आर लाइन का लाइन करंट आर फेज के फेज करंट के बराबर है। इसी तरह से येलो लाइन का लाइन करंट येलो लोड के फेज करंट के बराबर है। इसी तरह से ब्लू सप्लाई फेज में जो लाइन करंट है वो यहाँ लोड के फेज में फेज करंट है। तो हमारे स्टार कनेक्शन में लाइन करंट जो लाइनों में होता है और फेज करंट जो लोड के अंदर फ्लो करता है न्यूट्रल और लाइन वायर के बीच में, वो करंट दोनों बराबर होते हैं। वहीं एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में ये जो फेज टू फेज हमारी लाइन वोल्टेज है जिसे हम V सबस्क्रिप्ट L से डिनोट करते हैं, वो 2 फेज वोल्टेज यहाँ रेड फेज की जो वोल्टेज है न्यूट्रल के रेस्पेक्ट में और जो वाई फेज की वोल्टेज है लाइन और न्यूट्रल के बीच में, उनका फेजर डिफरेंस है। हर इंस्टेंट पे ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो 2 फेज वायर के बीच में है वो 2 लोड के फेज वोल्टेजेस का इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस का डिफरेंस है। और हम इस इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन को एनालिसिस में फेजर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 2 फेज टू फेज के बीच की लाइन वोल्टेज 2 फेज वोल्टेज के फेजर वोल्टेजेस का फेजर डिफरेंस है। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी समझेंगे तो पाएंगे कि लाइन वोल्टेज भले ही 2 फेज वोल्टेज का डिफरेंस है, लेकिन जब 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट के 2 फेज वोल्टेज का हम वेक्टर कैलकुलेशन से डिफरेंस करते हैं तो वो जो डिफरेंस है वो किसी एक फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड V फेज से √3 टाइम्स ज्यादा आता है। और इस फेज वोल्टेज और इस लाइन वोल्टेज में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है। किसी फेज लाइन और न्यूट्रल के बीच में लोड के अक्रॉस जो फेज वोल्टेज आ रही है और 2 फेज के बीच में जो लाइन वोल्टेज है, इन दोनों में इंटर रिलेशनशिप को हम मैथमेटिकल एनालिटिकल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और ड्राइंग बना के ग्राफिकली भी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान रहे, विजुअल इंस्पेक्शन से ही मालूम चल रहा है कि लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर है, लेकिन एक लाइन वोल्टेज जो आर फेज और वाई फेज के बीच में VRY है, वो यहाँ जब हम डबल नोटेशन स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो ये पहले नोटेशन की जो फेज वोल्टेज है न्यूटन के रेस्पेक्ट में आर फेज की और जो वाई फेज की वोल्टेज है उन दोनों का डिफरेंस होगा। और अगर हम 3 फेज RYB फेज सीक्वेंस में आर फेज रेड फेज की वोल्टेज को एक रेफरेंस फेजर के साथ 0 एंगल का ले लें और उसे हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करें और फेज सीक्वेंस RYB है तो आर से लैग करता हुआ वाई फेज की फेज वोल्टेज हो जाएगी सेम मैग्नीट्यूड की, और इससे 120 डिग्री लैग करता हुआ और आर से 120 डिग्री लीड करता हुआ हमारा B फेज हो जाएगा। और जब हम R और Y फेज में डिफरेंस करेंगे तो Y को उल्टा करके हम R से जब जोड़ेंगे और ये पैरेललोग्राम बनाएंगे तो जो डायगोनल है, विकर्ण है हमारा, वो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस प्रिंसिपल से हो जाएगा। पहले R फेज के फेज वोल्टेज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे Y फेज के फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन को डबल करके
ये, और दोनों जो y को मैंने उल्टा किया है और r की जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, r और y में 120 डिग्री का एंगल है। जब मैं y को उल्टा करूंगा तो ये एंगल 60 डिग्री आएगा। तो दोनों के बीच का कोसाइन यहाँ फॉर्मूले में आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, 2 से हाफ का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा। और r, y और b तीनों फेज की बैलेंस सिस्टम में फेज वोल्टेज सेम है, तो वो अगर v फेज है तो यहाँ 3 बार v फेज का स्क्वायर 3v फेज स्क्वायर हो गया है, v लाइन का स्क्वायर। इस वोल्टेज को जो r फेज और y फेज के बीच में फेज टू फेज वोल्टेज आई है, जिसे मैं लाइन वोल्टेज कह रहा हूँ, वो लाइन वोल्टेज स्क्वायर रूट करने पे फेज वोल्टेज की रूट 3 टाइम्स हो गई है। और आप देखिए ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो सिमेट्री से जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल मिडवे 30 डिग्री लीड करता हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो लाइन वोल्टेज है वो हमेशा फेज वोल्टेज से रूट 3 टाइम्स आती है, और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में एक 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन हम मैथमेटिकल एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं। अगर हम रेड फेज की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को एक Vm sin ओमेगा टी रेफरेंस साइनोसॉइडल वेव बना लेते हैं, t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 के साथ इसे 0 फेज पोजीशन का फेजर बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे इंडिकेट करते हैं। तो RYB फेज सीक्वेंस में Y वोल्टेज R से 120 डिग्री लैग करती हुई फेजर नोटेशन में -120 डिग्री एंगल के साथ सेम मैग्नीट्यूड के साथ लिखी जा सकती है। और B फेज जो R से 120 और 120 240 पीछे है, वो इनफैक्ट 120 आगे आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, उसे हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। और अब हम कह सकते हैं कि R और Y के बीच में जो लाइन वोल्टेज है वो R की फेज वोल्टेज और Y की फेज वोल्टेज का डिफरेंस है। और डिफरेंस करने के लिए जब हम ये पोलर क्वांटिटीज को रेक्टेंगल में बदलेंगे तो रियल पार्ट से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और फाइनल जो हमारी रेक्टेंगल फॉर्म में डिफरेंस मैग्नीट्यूड आएगी उसे हम पोलर में कन्वर्ट करके ये लाइन वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसी तरह से Y और B फेज के बीच में जो हमारी वोल्टेज है वो Y फेज वोल्टेज और B फेज वोल्टेज का डिफरेंस हो जाएगा, और B और R के बीच की लाइन वोल्टेज B और R की फेज वोल्टेज का डिफरेंस हो जाएगा। हमने ग्राफिकली R फेज की वोल्टेज में Y फेज की वोल्टेज को उल्टा करके जोड़कर ये जो पैरेललोग्राम बनाया था उसकी कैलकुलेशन से पाया था कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड में बड़ी है और दोनों के बीच में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ग्राफिकल मेथड टाइम कंज्यूमिंग है और इनकी एक्यूरेसी भी ड्राइंग वर्क पे डिपेंड करती है। मैथमेटिकल एनालिसिस से ये काम करना बेहद आसान है कि R और Y के बीच की लाइन वोल्टेज R की फेज वोल्टेज और Y की फेज वोल्टेज का डिफरेंस है। R की फेज वोल्टेज 0 रेफरेंस फेज एंगल के साथ है और Y इससे 120 डिग्री लैगिंग फेज के साथ। ये हमने पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में दोनों फेज वोल्टेज लिख ली है। जब हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें रेक्टेंगल फॉर्म चाहिए कि V फेज को हमने कॉमन ले लिया है और 1 एंगल 0 को मैंने रेक्टेंगल में बदला तो ये 1 + j0 हो गया है, और 1 एंगल -120 को मैंने जब रेक्टेंगल में बदला है तो ये देखिए 1 एंगल 120 का रियल पार्ट यहाँ -0.5 है और इमेजिनरी पार्ट भी +j ऊपर होता है -j टाइप है, यहाँ दिख रहा है कैलकुलेटर से आई हुई वैल्यू। इसे जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 1 और ये माइनस प्लस 0.5 1.5 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 0.866 हो जाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट लाइन वोल्टेज फेजर आ रहा है उसका रियल पार्ट 1.5 है। आप देखिए इस काली लाइन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फेज वोल्टेज का 1.5 टाइम्स है और वर्टिकल कंपोनेंट +j टाइप 0.866 टाइम्स फेज वोल्टेज मैग्नीट्यूड है। और जब मैं इसे पोलर में बदलूंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स फेज वोल्टेज आ जाएगा और किसी एक फेज वोल्टेज से ये देखिए लाइन वोल्टेज 30 लीड करती हुई आ गई है। अगर मैं यहाँ उल्टी फेज सीक्वेंस के साथ काम करता और Y R से पीछे न रह के आगे होता और ये एंगल +120 होता तो मैं पाता कि ये एंगल -30 आ जाता और उस केस में मेरी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 लैग करती। तो हम पाते हैं कि हमारी लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो दो फेज वोल्टेज की डिफरेंस से आया है वो फेज वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से √3 टाइम्स है और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में स्टार कनेक्शंस में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। हमने R और Y के बीच की लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स और R फेज से 30 डिग्री लीड करती हुई ग्राफिकल और मैथमेटिकल एनालिसिस से प्राप्त कर ली थी। Y और B की बीच की जो लाइन वोल्टेज है वो Y की फेज वोल्टेज और B की फेज वोल्टेज का डिफरेंस है। मैंने Y की जो फेज वोल्टेज है उसमें B की फेज वोल्टेज को घटाने के लिए उल्टा करके जब जोड़ा और ये पैरेललोग्राम बनाया तो वो एक सिमेट्रिकल पैरेललोग्राम है जिसमें ये दोनों वोल्टेज मैग्नीट्यूड V फेज है और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट मिडवे 30 डिग्री एंगुलर पोजीशन पे आ जाएगा और पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज प्रिंसिपल से पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 पहला दूसरा और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन 60 जब मैं करूंगा और कैलकुलेशन करूंगा तो ये √3 टाइम्स फेज वोल्टेज हो जाएगी। हम मैथमेटिकल एनालिसिस से भी V फेज को कॉमन ले लेते हैं। Y फेज का
फेज एंगल आर से 120 पीछे है और बी 120 आगे है, तो पोलर फॉर्म में हमने वाई फेज की वोल्टेज और बी फेज की वोल्टेज को एक्सप्रेस कर दिया है। जो पोलर एक्सप्रेशन है उसे जब हमने रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया तो वन एंगल -120 का रियल पार्ट -0.5 और इमेजिनरी पार्ट जे -0.866 आया। वहीं 120 का, अब देखिए दोनों मैग्नीट्यूड, दोनों एंगल बराबर हैं, ये एंगल नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, बस ये दोनों कॉन्जुगेट हैं तो इनके इमेजिनरी पार्ट के साइन ऑपोजिट हो गए हैं। जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं तो ये -0.5 इस +0.5 से रियल पार्ट 0 हो गया है और इमेजिनरी पार्ट -j1.73 √3 टाइम्स हो गया है वी फेज के। तो हमारी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की √3 टाइम्स और उसकी फेज पोजीशन आप अगर इसे पोलर में बदलें तो -90 यहां काली रेखा में आई है। और एक बार फिर देखिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से 30 लैग करती हुई पीछे की कंडीशंस पे आ गई है। अगर ये फेज सीक्वेंस रिवर्स होती तो आप पाते कि ये 30 डिग्री लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से लीड करती हुई भी आ सकती थी। हमारा कंक्लूजन है लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ज्यादा है और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में 30 डिग्री का फेज डिफरेंस है। बी और आर के बीच में भी लाइन वोल्टेज, बी की फेज वोल्टेज और आर की फेज वोल्टेज का डिफरेंस हो गया है। बी आर से 120 आगे +120 फेज पोजीशन पे है और आर 0 फेज पोजीशन का हमारा रेफरेंस फेजर है। वी फेज हमने कॉमन ले लिया है। वन एंगल 120 को रेक्टेंगल फॉर्म में हमने बदला -0.5 + j0.866 और वन एंगल 0 1 + j0 हो गया है। अगर हम दोनों रियल पार्ट को जोड़ें तो वो -1.5 है और इमेजिनरी पार्ट इसका तो 0 है और यही टोटल हो गया है। और इसे वापस अगर हम पोलर में बदलें तो ये √3 टाइम्स वी फेज एंगल 150 जो बता रहा है कि जो मेरा बी फेज है उससे ये 30 डिग्री लैग करती हुई मेरी लाइन वोल्टेज आ गई है। पावर सिस्टम में 3 फेज स्टार कनेक्शन कहां इस्तेमाल करते हैं? जो 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम है इसका इस्तेमाल हम LT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां में दो अलग अलग वोल्टेजेस पे सिंगल फेज और 3 फेज के मिक्स लोड को सप्लाई करना हो वहां इस्तेमाल करते हैं। एक फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज इंडियन पावर सिस्टम में 230 वोल्ट है, वहीं दो फेजेस के बीच में लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट हमें अवेलेबल होगी। इस सिस्टम के अलावा हमारा पूरा नेटवर्क, चाहे वो 11 kV हो, 33 हो या ऊपर 400 kV हो, सभी 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, उनमें न्यूट्रल वायर नहीं है। हम हमारे अल्टरनेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर में भी कई जगह पे स्टार कनेक्शंस करते हैं, उन सब में न्यूट्रल का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रल को अर्थ करके हम इम्बैलेंस करंट को ग्राउंड में भेज देते हैं। जो हमारी डेल्टा रन इंडक्शन मोटर्स होती हैं उन्हें भी जब हम स्टार्ट करते हैं, बड़ी पावर साइज की मोटर स्टार्टिंग में ज्यादा स्टार्टिंग करंट ना ले, इसलिए हम एक डेल्टा डिजाइंड इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग को स्टार्टिंग करते समय स्टार में कनेक्ट कर लेते हैं। इससे हमारी लाइन का जो स्टार्टिंग करंट है वो 1/3 रह जाता है और लाइन में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप से हमें जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी उनसे बचत हो जाती है। हमारे पावर सिस्टम में जो ट्रांसफार्मर है जो 765 को 400 kV में बदलता है या 400 kV को 230 kV में बदलता है या 230 kV को 132 kV में बदलता है, वो सब ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप के ट्रांसफार्मर्स हैं। इनमें प्राइमरी और सेकेंडरी में दो अलग अलग वाइंडिंग नहीं है बल्कि एक पोर्शन दोनों में इलेक्ट्रिकली इंटरकनेक्ट रहता है। तो ऐसी वाइंडिंग में हम HV और LV दोनों में वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार स्टार बनाते हैं। उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो लेसन से आपको 3 फेज अल्टरनेटिंग सप्लाईज में स्टार कनेक्शन कैसे बनता है, स्टार कनेक्शंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं और लाइन और फेज क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमारी दूसरी वीडियो की मदद से आप अपनी लर्निंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।